विद्यार्थियों नमस्कार। विद्यार्थियों, आज हम महत्वपूर्ण टॉपिक शक्ति को लेकर आए हैं और शक्ति की अवधारणा और इसकी विशेषताओं पर आज हम चर्चा करेंगे। मित्रों, शक्ति की अवधारणा राजनीति विज्ञान की मूल अवधारणा है और इस शक्ति की अवधारणा का इतना अधिक महत्व है कि हमारे विषय को शक्ति का विज्ञान कहा जाने लगा है। कैटलिन महोदय राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान मानते हैं। चार्ल्स मेरियम हो, चाहे कैटलिन हो, हेराल्ड लासवेल हो, रॉबर्ट बायस्टेड हो, कैप्लान हो, चाहे मार्गेंथ हो, इन सभी आधुनिक राजनीतिक विचारकों ने शक्ति की अवधारणा पर विस्तार से चर्चा की है। शक्ति राजनीति विज्ञान की आधारभूत अवधारणाओं में से एक है। प्राचीन भारतीय विचारकों ने भी दंड के रूप में शक्ति की अवधारणा को स्वीकारा है। इन्होंने राजनीति को दंड नीति कहा है। यदि वर्तमान युग में हम बात करें, आधुनिक युग में यदि हम बात करें, तो सबसे पहले मैकावेली ने राजनीति में शक्ति की केंद्रीय भूमिका को स्वीकारा। हॉब्स, हीगल, बोसांके आदि परंपरागत राजनीतिक विचारकों ने भी शक्ति के विभिन्न अर्थों, इसके पक्षों और इसके निर्माणक तत्वों पर अपने विचार प्रकट किए हैं। चार्ल्स मेरियम, कैटलिन लासवेल, रॉबर्ट बायस्टेड, कैप्लान, मार्गेंथो आदि अनेक आधुनिक राजनीतिक विचारकों ने शक्ति की अवधारणा पर विस्तार से विचार विमर्श किया। मित्रों, विद्यार्थियों, शक्ति की इस भूमिका के पश्चात अब हम इसके अर्थ को देखते हैं। शक्ति के अर्थ के संबंध में राजनीति शास्त्रियों में मतेक का अभाव पाया जाता है। राजनीति शास्त्रियों ने कोई एक सर्वमान्य परिभाषा शक्ति के संबंध में नहीं दी। जितने भी विद्वान हुए हैं, चाहे हार्टमैन हो, चाहे लासवेल हो, चाहे मार्गेंथो हो, चाहे मैकाइवर हो, सभी ने अपने अपने ढंग से शक्ति की परिभाषा को बताया है। मैकाइवर महोदय शक्ति के संबंध में चर्चा करते हुए शक्ति को एक बहुपक्षीय तत्व के रूप में परिभाषित करते हैं और वह कहते हैं, शक्ति की इसी जटिल प्रकृति के कारण इसके विभिन्न दृष्टिकोण हमें दिखाई देते हैं। मैकाइवर महोदय इसके दृष्टिकोण को शक्ति के दृष्टिकोण पर प्रकाश डालते हुए इसे बल के प्रयोग के रूप में, मानव की सामान्य प्रवृत्ति के रूप में, शक्ति बल प्रयोग की संभावना है, इसके रूप में इसके अर्थ को स्पष्ट करते हैं। विद्यार्थियों, मित्रों, रॉबर्ट बायस्टेड महोदय शक्ति को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, ना कि उसका वास्तविक प्रयोग। कहने का तात्पर्य है, रॉबर्ट बायस्टेड महोदय इस परिभाषा के माध्यम से स्पष्ट करना चाहते हैं, शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, ना कि उसका वास्तविक प्रयोग। मित्रों, विद्यार्थियों, बल, शक्ति, सत्ता और वैधता, ये तीनों अवधारणाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं।
शक्ति से पूर्व की जो स्थिति है वो बल के रूप में हमें दिखाई देती है, और जब बल मर्यादित हो जाता है तो वो शक्ति का रूप धारण कर लेता है। और ऐसी शक्ति जो नियमों के अनुसार संचालित हो, कानूनों के अनुसार संचालित हो, सत्ता बन जाती है। और ऐसी सत्ता जो विशाल जन समुदाय के द्वारा स्वीकृत हो, वह वैधता का रूप धारण कर लेती है, जिसे औचित्यपूर्णता के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार विद्यार्थियों, मित्रों, शक्ति, सत्ता और वैधता तीनों कंसेप्ट, तीनों संकल्पनाएं या उदाहरणाएं एक दूसरे से ही जुड़ी हुई है, परंतु अलग अलग है। मित्रों, शक्ति की परिभाषा को हम यदि मॉर्गनथॉप के शब्दों में स्पष्ट करना चाहें तो मॉर्गनथॉप महोदय कहते हैं, मनुष्य की शक्ति वह है जो दूसरे के मनुष्य के मस्तिष्क के कार्यों के ऊपर हो। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य की शक्ति जो दूसरे मनुष्यों के मस्तिष्क के कार्यों के ऊपर हो, शक्ति कहलाती है। मित्रों, लासवाल महोदय शक्ति को परिभाषित करते हुए कहते हैं, शक्ति प्रभाव के प्रयोग की विशिष्ट स्थिति है। शक्ति प्रभाव के प्रयोग की विशिष्ट स्थिति है। यह इच्छित नीतियों के विरुद्ध होने पर भी वास्तविकता या भय पर आधारित कठोर हानियों की सहायता से दूसरों की नीतियों को प्रभावित करने की प्रक्रिया है। कहने का तात्पर्य यह है, प्रभाव के प्रयोग की विशिष्ट स्थिति है। प्रभाव वह शक्ति है जो कि दूसरों को अपने आचरण के अनुसार प्रभावित करने का जो गुण है, जो इच्छित नीतियां हैं, उन नीतियों के विरोध होने पर भी वास्तविकता या भय पर आधारित कठोर हानियों की सहायता से दूसरे की नीतियों को जो प्रभावित करने की जो प्रक्रिया है, उसे हम शक्ति कहते हैं। मित्रों, विद्यार्थियों, शक्ति की बहुत अच्छी स्पष्ट परिभाषा ऑर्गनसी महोदय कहते हैं, शक्ति दूसरे के आचरण को अपने लक्ष्यों के अनुसार प्रभावित करने की क्षमता है। दूसरे के आचरण, दूसरे की जो गतिविधियां हैं, उनके जो आचरण हैं, उनको अपने लक्ष्यों के अनुसार, अपने एम के अनुसार, अपने उद्देश्य के अनुसार प्रभावित करने की जो योग्यता है, जो क्षमता है, वो शक्ति कहलाती है। मित्रों, विद्यार्थियों, शक्ति की परिभाषा को आगे बढ़ाते हुए हम रॉबर्ट डाहल के शब्दों में स्पष्ट करना चाहेंगे कि शक्ति लोगों के पारस्परिक संबंधों की एक ऐसी विशेष स्थिति का नाम है जिसके अंतर्गत एक पक्ष दूसरे पक्ष को प्रभावित कर उससे कुछ ऐसे कार्य करवाए जा सकते हैं जो उसके द्वारा अन्यथा नहीं किए जाते हैं। मित्रों, विद्यार्थियों, इन सभी परिभाषाओं से हमें स्पष्ट होता है कि विभिन्न विद्वानों ने शक्ति को विभिन्न अर्थों में परिभाषित करने का प्रयास किया है। अब मित्रों, शक्ति की इन परिभाषाओं के बाद, शक्ति के अर्थ को स्पष्ट करने के बाद, हम यदि शक्ति की विशेषताओं को यदि हम देखें, शक्ति की प्रकृति को हम देखें, तो हमें स्पष्ट होता है कि शक्ति एक संबंधात्मक होती है। पावर इज रिलेशनल, अर्थात शक्ति व्यक्तियों अथवा व्यक्ति समूह के बीच एक संबंध स्थापित करती है। यह तभी होती है जब कम से कम दो कर्ता उपस्थित हो। दो कर्ता उपस्थित हो, कहने का तात्पर्य एक कर्ता वह है जिनमें से एक के पास
दूसरे के व्यवहार को इच्छा अनुसार परिवर्तन लाने की योग्यता हो। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को किस प्रकार से प्रभावित करता है, एक कर्ता दूसरे कर्ता को कैसे प्रभावित करता है, एक कर्ता और दूसरे कर्ता के मध्य किस तरह से संबंध स्थापित होता है। इससे स्पष्ट होता है कि शक्ति की जो प्रकृति है, शक्ति की जो नेचर है, शक्ति की जो विशेषता है वो संबंधात्मक होती है, उसमें रिलेशन होता है। दूसरी, शक्ति की जो प्रकृति और विशेषताओं के बारे में चर्चा करते हुए दूसरे रूप में कह सकते हैं कि शक्ति पारस्परिक होती है। पारस्परिक का तात्पर्य हमारा ये है कि जो शक्ति का जो अस्तित्व है उसमें हमें देखें तो शक्ति के अस्तित्व के संबंध में संबंधों के स्थापित होने के कारण वह प्राय पारस्परिक संबंध वाली होती है, दिखाई देती है। इसमें एक कर्ता श्रेष्ठ स्थिति में तथा दूसरा कर्ता अधीनस्थ स्थिति में होता है। एक आदेश देता है और दूसरा आदेश का पालन करता है, लेकिन शक्ति संबंध की जो प्रक्रिया है वो हमें यहाँ एक मार्गीय ही दिखाई नहीं देती, बल्कि ये द्विमार्गी भी होती है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति कुछ सीमा तक प्रभावित होता है और एक व्यक्ति की शक्ति के अधीनस्थ व्यक्ति पूर्णतया शक्तिहीन नहीं हो जाते, बल्कि वो शक्तिधारी से कम शक्तिशाली होते हैं। एक व्यक्ति शक्तिधारी नहीं हो सकता अगर उसके अधीन व्यक्ति नहीं हो और जिन पर अपनी शक्ति का प्रयोग कर सके और जो उसके आदेशों को माने। विद्यार्थियों, मित्रों, शक्ति संबंधात्मक होती है और शक्ति पारस्परिक होती है। इसके बाद शक्ति एक द्विपक्षीय धारणा है। शक्ति का जो प्रभाव है वो शासक और शासित दोनों पर पड़ता है, अर्थात इससे स्पष्ट होता है कि शक्ति एक द्विपक्षीय स्थिति वाली है। शक्ति में दो पक्षों की धारणा है और जिसका प्रयोग करते समय शासक वर्ग और शासित वर्ग की इच्छाओं को ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि शासन को अपनी जनता के विरोध की शक्ति का सामना करना पड़ता है। अतः शासक और शासित दोनों ही शक्तियों का प्रयोग अपने अपने ढंग से करते रहते हैं। मित्रों, विद्यार्थियों, इसके बाद शक्ति की विशेषताएं और प्रकृति के संबंध में चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि वास्तविक शक्ति और संभावित शक्ति के संबंध में क्या इसका अर्थ है, क्योंकि एक व्यक्ति के शक्ति का विश्लेषण करते समय इसके दो पहलुओं वास्तविक शक्ति और संभावित शक्ति का विश्लेषण हमें करना पड़ता है। क्योंकि वास्तविक शक्ति का अर्थ होता है, क्या होता है कि वास्तविक शक्ति वह शक्ति है जिसमें शक्तिधारी द्वारा एक स्थिति में वास्तव में प्रयोग किया जा रहा हो और इसका विश्लेषण उन स्रोतों के संबंध में भी करना चाहिए या करना होता है जिनका प्रयोग वह एक राजनीतिक स्थिति के परिणाम को प्रभावित करने के लिए करता है। मित्रों, विद्यार्थियों, अब यदि हम संभावित शक्ति का विश्लेषण करें तो पाएंगे कि वह शक्ति जिसका प्रयोग एक शक्तिशाली के द्वारा किया जा सकता है और इसका विश्लेषण उन स्रोतों के संबंध में भी करना होता है जो एक व्यक्ति के पास होते हैं और अगर वह चाहे तो उसका प्रयोग कर भी सकता है। मित्रों, विद्यार्थियों, शक्ति संबंधात्मक होती है, शक्ति पारस्परिक होती है, शक्ति में हमें द्विपक्षीय धारणा दिखाई देती है और वास्तविक शक्ति और संभावित शक्ति की चर्चा के बाद अब हम शक्ति के जो औचित्य के जो गुण हैं उसको यदि हम देखें तो स्पष्ट होता है कि जब शक्ति में औचित्य का गुण नहीं होता है तब वह शक्ति नहीं होती है,
अपितु बल कहलाती है। कहने का मतलब ये है कि शक्ति तभी सिद्ध होगी, शक्ति तभी शक्ति है जब उसमें औचित्यता का गुण हो। अतः शक्ति का प्रमुख लक्षण या अथवा उसकी प्रकृति औचित्यपूर्णता को लिए हुए है। किसी शक्ति को औचित्यता तब तक प्राप्त होती है जब तक उसका उद्देश्य जनता की रक्षा करना और उसकी वृद्धि करना होता है। जन सहमति पर आधारित नहीं होने पर शक्ति के अस्तित्व को स्थायित्व नहीं मिल सकता है। मित्रों, विद्यार्थियों, शक्ति के औचित्य के गुण वाली प्रकृति होने के बाद शक्ति के संबंध में फ्रेडरिक सूमा, रॉबर्ट डहाल, सैमुअल एच बियर और मैकाइवर स्पष्ट करना चाहते हैं। विशेष रूप से सैमुअल एच बियर कहते हैं कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर शक्ति का प्रयोग उस समय कर रहा होता है जब वह जानबूझकर ऐसा व्यवहार करता है जिससे दूसरे के कार्य उस रूप में प्रभावित होते हैं जिस रूप में वह चाहता है। मित्रों, विद्यार्थियों, शक्ति की विशेषता और प्रकृति की चर्चा के बाद हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि शक्ति लगातार अपनी वृद्धि और संचय को आगे बढ़ाना चाहती है। यदि शक्ति के द्वारा अपनी रक्षा, वृद्धि एवं संचय का जो प्रयत्न रोक दिया जाए तो शीघ्र ही उसका अंत हो जाता है। किंतु जब शक्ति अपनी रक्षा, वृद्धि और संचय का प्रयत्न करती है तो शक्ति स्वयं अपना साध्य भी बन जाती है। इस प्रकार शक्ति की एक विशेषता यह भी है कि यह सिद्धांत के रूप में मात्र एक साधन होने के बावजूद व्यवहार में स्वयं में एक साध्य होती है। मित्रों, विद्यार्थियों, शक्ति की अवधारणा और इसकी प्रकृति और विशेषताओं पर हमने विस्तार से विचार विमर्श किया। अगली वीडियो में हम पुनः एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।